हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे फिर से लेसन नंबर 1 यानी कि मनी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे हम वो मेथड समझेंगे कि किस तरीके से जो मनी सप्लाई है उसको हम सोल्व करते हैं और उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कंसेप्ट के अंदर। क्योंकि हम जैसी बात करें मनी के बारे में, तो अब तक हम मनी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं सबसे पहली वीडियो में। फिर उससे अगली वीडियो में डिस्कस किया कि मनी की अलग अलग फॉर्म्स कौन सी होती है और जो मनी है उसकी सप्लाई को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, जहां पे हमने एम नोट, ठीक है, M0 जिसको हम बोलते हैं, M0, M1, M2, M3, M4 ये सब डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में और जो ये मेथोडोलॉजी है वो किस तरीके से बनाई गई है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9668360036 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब टॉपिक है क्या, एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि हमें समझना ही पड़ेगा कि कौन सी मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करते हैं जब हम मनी सप्लाई को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये समझेंगे, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंट्रोड्यूस 2 फंडामेंटल चेंजेस। जब नया मॉनेटरी एग्रीगेट इंट्रोड्यूस किया था RBI ने, उसके अकॉर्डिंग 2 चेंजेस लाए गए थे। उन 2 चेंजेस को डिस्कस करेंगे और फिर बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है मनी सप्लाई को कंप्यूट करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं उसे सोल्व करने के लिए। अब यहां समझते हैं सबसे पहले, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बिगिन पब्लिशिंग अ न्यू सेट ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो जो RBI है उसने एक तरह से एक नया सेट लेके आई थी मॉनेटरी एग्रीगेट को कंप्यूट करने के लिए, सोल्व करने के लिए, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड वर्किंग ग्रुप था मनी सप्लाई के ऊपर, उसने बताया था कि भाई कुछ चीजें जो है ना हमें और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मनी सप्लाई को सोल्व करते वक्त। अब यहाँ पे ये इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर YB रेड्डी, ये ध्यान रखना। एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन चेयर्ड बाय डॉक्टर YB रेड्डी इन जून 1998। ग्रुप सजेस्टेड कंपाइलेशन ऑफ 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स। यहाँ पे हमने ही डिस्कस किया था कि 4 है ना, 4 कंपाइलेशन हमें पढ़नी पड़ेगी, वो भी किसके लिए, मॉनेटरी एग्रीगेट्स के लिए, एंड 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। तो ध्यान रखना 4 मॉनेटरी एग्रीगेट और 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे बेस्ड बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसकी बैलेंस शीट बनती है। अकाउंट्स के बच्चों को आराम से पता होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, जहां पे हम सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की बात करते हैं किसी भी फॉर्म को लेके। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही ये रूल जो है बनाए गए थे। एंड फॉलोइंग प्रोग्रेसिव लिक्विडिटी नॉर्म्स। द मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंक्लूड M0 जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी एग्रीगेट में ये चीजें थी, एक तो M0 था जिसको मॉनेटरी बेस बोलते हैं, M1 था जिसके अंदर नैरो मनी आती है, और M2 था जिसमें क्या आती है, M2 एंड M3 जिसको हम ब्रॉड मनी के कंसेप्ट के अंदर समझते हैं। वाइल द लिक्विडिटी एग्रीगेट, और कुछ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी थे जैसे कि L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। इनकम्पासेस स्पेसिफिक फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को यहाँ पे दिखाते थे, एंड नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, और ऐसे ही फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो नॉन डिपॉजिटरी है, सच एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी आप बोल सकते हो, है ना। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ये सब ऐसी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करती है। इन एडिशन टू पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसके अंदर हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी आता है। तो इन सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, या तो मनी एग्रीगेट्स में
यानी कि M0 M0 M1 M2 M3, ठीक है। ये हमारे हो गए कंसेप्ट। और इसके अलावा हमने किसके बारे में बात करी, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स की, L1 L2 L3 की। तो ये बनाया गया था 1998 के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम मनी सप्लाई निकालते हैं। अब आगे समझते हैं, द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंट्रोड्यूसेस टू फंडामेंटल चेंजेस। अब यहाँ पे दो चेंजेस आए, दो अब वो इंपॉर्टेंट चेंजेस कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी एग्रीगेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से दो फंडामेंटल चेंजेस आए थे। अब पहला क्या है, द न्यू वे ऑफ मेजरिंग मनी। अब मनी को मेजर करने के नए तरीके आ चुके थे इस एग्रीगेट्स के साथ, विच वाज सजेस्टेड टू मेक थिंग्स क्लियर, ताकि चीजें जो है ना वो क्या होता है काफी क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ सेपरेट्स, एक मिनट रुकना, मैं ना थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, उससे आपको दिखना रहा हो नीचे का एरिया। अब आप लोगों को इजीली दिख जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं आगे, द न्यू वे ऑफ मेजरिंग मनी विच वाज सजेस्टेड टू मेक थिंग्स क्लियर नाउ सेपरेट्स मनी फ्रॉम अदर फाइनेंशियल स्टफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई थी कि जो मनी है ना उसको बाकी फाइनेंशियल स्टफ से क्या किया जाए, दूर किया जाए। फर्स्ट डिपॉजिट मेड एट पोस्ट ऑफिस, भाई वो डिपॉजिट अलग से रखो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है। हम सब जानते हैं कि जो रूरल एरिया है, जो इंडिया का अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे जनरली लोग बैंकिंग सर्विस को यूज नहीं करते, वहाँ पे पोस्ट सर्विसेज को यूज करते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस ज्यादा यूज किया जाता है रूरल एरिया में एज कंपेयर टू बैंकिंग सर्विसेज। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है ना सबसे पहले अर्बन सिटीज में आया था, और उनको समझना अर्बन लोगों के ही लिए ही पॉसिबल था। क्योंकि गांव ग्रामीण इलाकों में ना बैंकिंग सर्विसेज समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लोगों को एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते, या फिर कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी है ना वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के जरिए ही यूज करते थे। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस से जो पैसा है उसको सेपरेट करना, आर नो लॉन्गर काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पोस्ट ऑफिस जो भी पैसा है, जो भी डिपॉजिट है, उसको हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे। लाइक दे यूज टू बी इन मेजर्स लाइक M3, क्योंकि वो M3 और M4 में यूज किया जाता है, यानी कि M3 और M4 के मेजर में उसे यूज करते हैं। दिस चेंज मेक्स इट क्लियर व्हाट काउंट्स एज मनी। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि मनी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो हमने एक चीज समझी यहाँ पे, जब हम इस एग्रीगेट की बात कर रहे थे तो इस एग्रीगेट में हमने तीन चीजों के बारे में बात करी। एक तो M0, M1, M2 और M3 है ना। M4 को हमने थोड़ा सा हटा दिया था, ठीक है। और क्योंकि M3 और M4 जो है ना दोनों बात करते हैं जनरली पोस्ट ऑफिस के बारे में, जिसको हम मनी सप्लाई से थोड़ा सा दूर रखते हैं। इसके बाद दूसरा मेजर चेंज क्या आया, देयर आर न्यू मेजर्स जैसे कि NM0, NM1 और NM3 एंड NM4 दैट फोकस ओनली ऑन मनी, जिसका सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर था, मनी के ऊपर था। दीज मेजर्स शो हाउ मच मनी इज अवेलेबल इन डिफरेंट वेज। ये सारे मेजर ये दिखाते हैं कि कितना पैसा अवेलेबल है मार्केट के अंदर डिफरेंट वेज, यानी कि डिफरेंट तरीके से। एडिशनली देयर आर न्यू मेजर्स, फिर कुछ नए मेजर्स भी आए कॉल्ड L1, L2 एंड L3, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी मेजर। चाहे वो हमारा L1 हो, चाहे वो हमारा L2 हो, चाहे वो हमारा L3 हो, दैट लुक एट हाउ इजीली मनी कैन बी टर्न्ड इनटू कैश, जहां पर हम ये समझते हैं कि कैसे हम मनी को आराम से कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज मेजर्स इंक्लूड सर्टेन फाइनेंशियल स्टफ। और ध्यान रखना जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी का मतलब भी यही होता है कि कितनी जल्दी हम किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसेट की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं, जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा, वो हाईली लिक्विड होता है, आप उसे तुरंत चाहो तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत से पैसे ऐसे होते हैं जो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल FD में रखा हुआ पैसा, या फिर कुछ इंश्योरेंस भी जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस के अंदर, तो वहां पे भी एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप उस टाइम पीरियड से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो वही सेम चीज यहाँ पे ये है कि L1, L2, L3 वो लिक्विडिटी मेजर्स हैं जहां पे ये समझ आता है कि कितनी जल्दी हम किसी पैसे को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। These measures include certain financial stuff, इसके अंदर कुछ फाइनेंशियल स्टफ भी आते हैं फ्रॉम कंपनीज
मीन्स के भी दैट आर नॉट बैंक्स, पर वो बैंक्स नहीं है, एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। गोल ऑफ दीज चेंजेस इज टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। और ये चेंजेस इसलिए किए गए ताकि हम समझ पाए कि जो पैसा है वो काम किस तरीके से करता है, जो मनी है वो काम किस तरीके से करती है एक इकोनॉमी के अंदर, इन द इकोनॉमी, हेल्पिंग टू मेक बेटर डिसीजंस, ताकि हम अच्छे डिसीजंस ले पाए पॉलिसीज को लेके, एंड द इकोनॉमी एज अ होल, और इकोनॉमी को लेके। तो ये हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की कि भाई जो मनी सप्लाई है उसको मेजर करने के लिए आरबीआई ने कौन से स्टेप्स लिए थे, फिर जो भी चेंजेस किए गए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से 2 चेंजेस आए उसकी वजह से। अब हम समझते हैं कि जो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे कि M0 हो गया, M0 हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे आप फटाफट। वैसे तो मैं आप लोगों को इसको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका था कि M0 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, M1 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, M2 में कौन सी आती है, M3 में कौन सी आती है, और M4 में कौन सी आती है। फिर एक बार डिस्कस करते हैं। वीकली कंपाइलेशन NM0 अंडरस्टैंडिंग इंडियाज मॉनेटरी बेस, ये कहीं ना कहीं इंडिया की मॉनेटरी बेस को दिखाते हैं, जिसमें क्या देखते हैं, जिसमें देखते हैं सबसे पहले तो करेंसी सर्कुलेशन, यानी कितना पैसा सर्कुलेशन के अंदर है ना। मैंने आपको ये समझाया था कि NM0 में क्या आता है, करेंसी सर्कुलेशन कितनी है, कितना लोगों के पास करेंसी के फॉर्म में जो है पैसे हैं, मतलब कितने नोट हैं, कितनी कॉइन्स हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, करेंसी सर्कुलेशन कितनी है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, इसका मतलब ये है कि कितना पैसा लोगों का बैंक में जमा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट कितनी है, ऐसा कितना पैसा है जो लोग अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं ताकि जब भी उन्हें जरूरत पड़े वो उस पैसे को खर्च कर पाए, तो वो जरूरी है। तो बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, ये दोनों पार्ट किसके बनते हैं, NM0 के। इसके बाद क्या आता है, फॉर्मूला फॉर NM0। अब हमें सारे फॉर्मूले भी समझने पड़ेंगे। तो NM0 का फॉर्मूला कैसे आएगा, पहली बात तो आएगा इसमें करेंसी सर्कुलेशन, कितनी करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है, कितना पैसा लोगों के पास है या कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, तो करेंसी सर्कुलेशन आती है। फिर बैंकर्स डिपॉजिट, बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और आरबीआई में अदर फॉर्म में कैसे डिपॉजिट है, क्योंकि देखो बैंकर डिपॉजिट में जनरली हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की, है ना। जैसे मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको पिछले टॉपिक में जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि M0 के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो उसमें ये चीज डिस्कस की थी। एक तो C यानी करेंसी सर्कुलेशन, फिर DD डिमांड डिपॉजिट, फिर अदर डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में वो पैसा जो बैंक में रखा हुआ है, जो लोग जब मर्जी चाहे तो निकाल सकते हैं बिना बैंक से परमिशन लिए हुए। अदर डिपॉजिट भी तो होते हैं, बहुत सा पैसा ऐसा भी होता है जो लोगों ने रखा होता है एक तरह से मान लो टाइम डिपॉजिट के तौर पे कि FDs करवा ली, तो आरबीआई के पास और भी तरीके से डिपॉजिट होते हैं, तो वो सब किसका पार्ट बनते हैं, अदर डिपॉजिट का। यानी कि डिमांड डिपॉजिट के अलावा जो भी पैसा बैंक्स में रखा गया है वो सब अदर डिपॉजिट के अंदर आता है, चाहे वो कोई इंश्योरेंस का पैसा हो, बैंक के साथ कोई इंश्योरेंस करवा रखा हो, बैंक के साथ कोई रिकरिंग अकाउंट खोल रखा हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट, या फिर और भी अदर चीजें, वो सब किसका पार्ट बनते हैं, ओडी के अंदर। अब आता है हमारा NM1। अब NM1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या आता है, नैरो मनी। अब नैरो मनी में क्या आता है, NM1 इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक, मतलब भाई करेंसी सर्कुलेशन कितनी है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट DD कितना है बैंक्स के साथ, वही मैं डिस्कस कर चुका हूं। मतलब NM1 में ऊपर की सारी चीजें आएंगी, मतलब M0 की सारी चीजें आएंगी, कुछ एडिशनल चीजें भी आएंगी। वो एडिशनल क्या है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है, ये भी हमारा क्या बनेगा, NM1 का पार्ट बनेगा, इसको हम नैरो मनी ही बोलते हैं। इसके बाद NM2 देखते हैं, ये होता है ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी में क्या आया, NM2 पूरा ले लो इसके अंदर, NM2 एड्स टाइम लायबिलिटी पोर्शन, इसमें टाइम लायबिलिटी पोर्शन भी आता है, ठीक है, ऑफ सेविंग डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट भी आते हैं, एंड टाइम डिपॉजिट यानी कि FD भी इसका पार्ट बनते हैं, ठीक है, विद अ मैच्योरिटी विद इन अ ईयर, लेकिन ध्यान रखना उसकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग FCNR, इसमें हम FCNR इंक्लूड नहीं करते हैं, FCNR बैंक डिपॉजिट टू NM1। तो ये सब चीजें किसकी बनती है, NM2 के अंदर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। अभी 2 चीजों को डिस्कस करनी है, NM3 NM4, फिर मैं सब चीजों को कंपाइल कर दूंगा कि किसमें कौन सी चीज आती है और किसमें कौन सी चीज नहीं आती है। पहले आप लोग यहां तक को उतार लो, ठीक है, मैं पूरा ब्लैक वाला पोर्शन इरेज कर दूंगा, फिर कुछ और फॉर्मूले समझेंगे। एक तो हम समझेंगे NM3 के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, और एक समझेंगे NM4 के अंदर कौन सी चीजें आएंगी। पहले यहां तक का जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ट्रॉम बोर्ड के सामने से।
चलो फिर अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे जो हमें डिस्कस करने थे इस कंप्लीट कंसेप्ट के बाद, यानी कि अभी भी हमें कुछ फॉर्मूले और हैं जो डिस्कस करने हैं। हमने M2 तक तो डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे M3 और M4 को। तो पहले यहाँ पे समझते हैं दो चीजें और। एक तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, आप लोगों को याद हो, अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD, है ना। हमने ये CD डिस्कस किया था। अब CD का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो नाम क्या है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि हमने कुछ ऐसा डिपॉजिट करवाया बैंक में, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करवाया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक हमें ना एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं। अब बात भैया ऐसा तो हमने FD में भी सुन रखा है, तो FD और CD में डिफरेंस क्या होता है, तो हमें ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो FD में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट हम एक फिक्स टाइम पीरियड तक एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर देते हैं, जमा करवा लेते हैं, यानी कि FD के ऑलमोस्ट इंटरेस्ट जो है सेम रहते हैं। लेकिन CD के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी हम एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हैं ना, यानी कि हम कोई डिपॉजिट करवा रहे हैं CD वाले केस में, तो इस केस में हम जो है अपना एक अमाउंट जितने लंबे टाइम पीरियड तक रखेंगे और जितना ज़्यादा अमाउंट रखेंगे डिपॉजिट करके, उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर दो पर्सन है, एक पर्सन A है मान लेते हैं, वो एक कम अमाउंट और एक कम टाइम पीरियड पे उसको जमा करता है, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। और दूसरा पर्सन है B जिसने ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया, वो भी एक लंबे टाइम पीरियड तक, एक लॉन्ग टर्म तक, तो उसे क्या मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, वो क्या, इस वाले केस में कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन में, FD में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट, वो क्या है, FCNR। अब समझते हैं FCNR को। इसका मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो विदेश से इंडिया में आया हुआ है, ठीक है, उसको अपना अकाउंट यूज करना है तो बिल्कुल अपना अकाउंट यूज कर सकता है। उसको तो अपनी कंट्री से पेमेंट मिली, सपोज करो कोई अमेरिका का बंदा इंडिया में आया, उसको पेमेंट मिली डॉलर्स में, उसने अपने बैंक में डॉलर रखे हैं, वो डॉलर की फॉर्म में ही अपने बैंक में उस पैसे को जमा करके रख सकता है, उसे कोई जरूरत नहीं है उस पैसे को कन्वर्ट करने की। तो इसको बोलते हैं FCNR, फॉरेन करेंसी फ्रॉम नॉन रेसिडेंट पर्सन। मतलब किसी की फॉरेन करेंसी आ रही है और वो उसी की फॉर्म में उसको रखना चाहता है अपने पास, वो उसे कन्वर्ट नहीं करवाना चाहता किसी दूसरी करेंसी के अंदर, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। इसके बाद समझते हैं NM3 का फॉर्मूला। जब हम NM3 का फॉर्मूला समझेंगे तो हम सब जानते हैं, जैसे जैसे हम अगले स्टेप में जाते हैं फॉर्मूले के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने M0 पढ़ा, हमने M1 भी पढ़ा, हमने M2 पढ़ा, M3 पढ़ेंगे, M4 पढ़ेंगे। तो M0 जो है वो क्या है, बेसिक मनी का जो है फॉर्मूला है, मनी सप्लाई का फॉर्मूला है। तो जब भी हम एक स्टेप आगे पढ़ते हैं उसमें पिछला भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम M3 को पढ़ रहे हैं, NM3 को, तो उसमें NM2 तो रहेगा ही रहेगा। एक चीज उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो क्या रहेगी, वो समझते पहले क्या क्या चीज एक्स्ट्रा रहेगी। एक तो रहेगा टाइम डिपॉजिट विद मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर, मतलब एक ऐसा टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, FD, यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने एक अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट विद मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर। लेकिन जैसे हम बात करते हैं DD की, डिमांड डिपॉजिट की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो M0 है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस में DD प्लस में OD। लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसको हम जब चाहे अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन FD के केस में ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमें फाइन पे करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे है, मैच्योरिटी ओवर टाइम ओवर 1 ईयर एक्सक्लूडिंग, इसमें FCNR इंक्लूड नहीं किया जाएगा। FCNR बैंक डिपॉजिट यानी कि फॉरेन करेंसी, वो भी एक नॉन रेसिडेंट से, वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। फिर इसमें एक चीज और ऐड होती है, वो क्या, कॉल टर्म। और हाँ एक चीज और, जो ये टाइम डिपॉजिट है वो मैच्योरिटी से क्या होनी चाहिए, ओवर 1 ईयर, 1 साल के बाद होनी चाहिए उसकी मैच्योरिटी, यानी कि 1 साल से फालतू की FD होनी चाहिए। कॉल टर्म बोरोइंग बाय बैंकिंग सिस्टम। अब एक कॉल टर्म बोरोइंग क्या है वो समझते हैं पहले। तो देखो लिखा हुआ है कॉल बोरोइंग ऑल्सो नोन एज कॉल मनी, उसको हम कॉल मनी भी बोलते हैं। यानी कि एक आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, तो वही चीज यहाँ पे है, डिनोट्स अ शॉर्ट टर्म लोन, इसको हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल बोरोइंग या फिर कॉल मनी। यानी कि कोई जरूरत पड़ेगी जिसके हमने पैसा मंगाया, दैट मस्ट बी रिपेड इन फुल इमीडिएटली, इसको हम तुरंत पेमेंट कर देंगे, इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, अपॉन डिमांड बाय लेंडर, अगर लेंडर ने उस पैसे की डिमांड की तो।
अनलाइक ट्रेडिशनल लोन्स, अगर हम ट्रेडिशनल लोन को छोड़ दें, कॉल मनी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल और मैच्योरिटी डेट। तो जो कॉल मनी है उसके पास कोई भी फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल नहीं है, कोई भी फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल नहीं होता है, और मैच्योरिटी डेट भी यहाँ पे क्या होती है, नहीं होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल लोन्स का मतलब है कि आपने एक अच्छे लंबे टाइम तक के लिए लोन दे दिया, ठीक है, तो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है कॉल बोरोइंग या फिर कॉल मनी, है ना। यहाँ पे शेड्यूल, टाइम शेड्यूल पहले ही फिक्स है। जनरली जो बाकी बैंक्स है ना, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वो भी कई बार आरबीआई से पैसा उधार लेती है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, यानी कि बैंक्स जो है वो क्या करती है, लोगों को पैसा उधार पे देती है, लोन पे देती है, तभी तो बैंक पैसा कमाती है। क्योंकि बैंक का कमाने का जरिया ये होता है कि उसने कितना पैसा लोन पे दिया, उसके बदले में क्या इंटरेस्ट चार्ज किया, वो तो हो गया बैंक का रेवेन्यू, माइनस में कितना पैसा उसने कंज्यूमर्स को दिया, यानी कि जो उस पैसे को इन्वेस्ट करे बैंक के अंदर, बैंक में रख रहे उस पैसे को, तो वो डिफरेंस होता है ना, वो होता है बैंक की इनकम, तो उससे बैंक पैसा कमाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैंक जो है ना पैसा उधार पे दे देता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, यानी कि सपोज करो कि 100% डिपॉजिट हुआ, 90% बैंक ने उधार पे दे दिया और 10% अपने पास रिजर्व रख लिया, जो कोई पर्सन अगर अपना पैसा वापस लेने आया तो उसको पे कर देंगे उस 10% से। लेकिन मान लो कि कभी 10% कम पड़ जाए तो बैंक को भी लोन लेना पड़ता है, तो बैंक जाता है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लोन का ही पार्ट बनता है। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी, अच्छा हाँ, उससे पहले ये समझते हैं NM3 को। तो NM3 इज डिराइव्ड बाय एडिंग टू NM2। जब हम NM2 को तो रखेंगे ही अपने पास, उसमें ऐड करेंगे टाइम डिपॉजिट्स को विद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के साथ एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर से फालतू की होनी चाहिए वो FD, ऊपर समझाया था। एक्सक्लूडिंग FCNR, FCNR बिल्कुल नहीं आएगा, FCNR बैंक डिपॉजिट इसका पार्ट नहीं मानते हैं। अलोंग विद कॉल टर्म बोरोइंग बाय द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट किसका, NM3 का। अब समझते हैं बाकी टॉपिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी एग्रीगेट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, L1, L2, L3। मैंने आप लोगों को इसमें यही समझाया था कि हम यहाँ पे जो है वो इतने ही मनी के फंक्शंस देखने वाले हैं और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हम डिस्कस करेंगे, यानी कि L1, L2 और L3। लिक्विडिटी एग्रीगेट का मतलब क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें जल्दी से जल्दी कैश प्रोवाइड कर पाए, यानी कि जहां से मैं जल्दी से जल्दी अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकूं और यूज कर पाऊं। क्योंकि हर एक एसेट का लिक्विडिटी अलग अलग होती है, लिक्विडिटी सबके अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट ही है, उसकी लिक्विडिटी अलग होती है, कुछ जमीनें बहुत जल्दी बिक जाती हैं, कुछ जमीनें बहुत जल्दी नहीं बिकती, है ना, डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, है ना। कुछ एसेट्स जैसे फॉर एग्जांपल कुछ शेयर्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड कोई नहीं कर रहा होता और जब तक उसके बायर्स नहीं आएंगे तो सेलर सेल किसको करेगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, सबकी लिक्विडिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स की हम बात करते हैं L1, L2, L3 की, तो एक होता है हमारा मंथली कंपाइलेशन। अब इसमें क्या आता है, L1 आता है, इंक्लूड्स NM3, इसमें NM3 आएगा, अ मॉनेटरी मेजर अलोंग विद पोस्टल डिपॉजिट, साथ में इसके क्या आएगा, पोस्टल डिपॉजिट, यानी कि वो पैसा जो रूरल एरियाज के लोगों ने पोस्ट ऑफिस में जमा करवा रखा है, ठीक है, वो पॉइंट भी इसके अंदर आएगा। पोस्टल डिपॉजिट सच एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आता है। इसके बाद बात करते हैं L2 की, ध्यान रखना L1 और L2 दोनों हम मंथली कंपाइलेशन के अंदर ही पढ़ते हैं। तो L2 में क्या आया, इट एड्स टू L1, इसमें हमारा L1 ऐड हो जाएगा मनी की टर्म्स के अंदर। बोरोइंग्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिमांड, इसके अंदर बोरोइंग्स, मनी बोरोइंग्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिमांड में जाएगा, एज वेल एज टर्म डिपॉजिट भी इसके अंदर आएगा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल HDFC हो सकता है, HDFC बैंक, SBI, नाबार्ड, ये सब जरूरी है। अब आता है हमारा क्वार्टरली कंपाइलेशन। क्वार्टरली कंपाइलेशन में सिर्फ एक ही लिक्विडिटी एग्रीगेट आता है, वो होता है हमारा L3। अब इसमें क्या होता है, दिस एग्रीगेट कंप्राइजेस L2, इसमें हमारा L2 आएगा अलोंग विद पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि वो डिपॉजिट जो पब्लिक डिपॉजिट है हेल्ड विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो किसने रखा हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि ऐसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करी होती, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो सकता है, फाइनेंस कंपनी हो सकती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है, NBFI बोलते हैं हम इसे, सच एज मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे हम जनरली गोल्ड लोन वगैरह के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जनरली जो मुथूट है वो गोल्ड लोन के लिए ही फेमस है।
बजाज फाइनेंस जो हमें अलग तरह से चीज़ों को फाइनेंस करके देता है, चाहे वो अलग अलग फर्नीचर्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, व्हीकल्स हों, तो बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड सिमिलर एंटाइटीज। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट बनते हैं, हमारे क्वार्टरली कंपाइलेशन का। तो उम्मीद है आपको लिक्विडिटी एग्रीगेट समझ में भी आ गया और आपको जो हमारा मनी एग्रीगेट है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी टॉपिक। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है, खासकर पिछली वीडियो का आखिरी पार्ट जहाँ पे मैंने आपको सारी मनी की फॉर्म समझाई थी, चाहे वो M0 हो, M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 हो, और ये वाली वीडियो जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले आपको समझाए हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। साथ में हमने एक चीज़ डिस्कस की, वो क्या, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। ठीक है, तो मनी एग्रीगेट, लिक्विडिटी एग्रीगेट सब कुछ फिनिश हो चुका है। अगली वीडियो में शायद वो वीडियो जो है ना इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी, हाँ आखिरी वीडियो होगी, वहाँ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार ले।